नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत अभी भी उनके टर्म्स पे काम नहीं कर रहा है, तो उसने फिर सीधा जनरेशन जेड यानी जेन जी पे अटैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया फरमान जारी किया। यह भारतीय छात्रों को सीधा प्रभावित करेगी। अमेरिकी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सीमित होगी। किसी एक देश से 5% से अधिक छात्र नहीं आ सकेंगे। भारतीय छात्रों को प्रवेश मिलने में भी कठिनाई होगी। वीजा संबंधी चिंताएं बढ़ेगी। यह मेमो 9 विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। अब यह मेमो ट्रंप प्रशासन ने जारी किया। इसमें विश्वविद्यालय से कुछ शर्तें पूरी करने को कहा गया है। यह शर्तें पूरी करने पर ही उन्हें फेडरल फंड्स तक प्रिफरेंशियल एक्सेस यानी वरीयता पहुंच मिलेगी। यह नए 10 सूत्रीय मेमो के तहत अमेरिकी कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों की संख्या, कुल संख्या जो है, मात्र उनके कैपेसिटी के कॉलेज की कैपेसिटी के 15% सीमित करनी होगी। साथ ही किसी एक देश से कॉलेज की जो टोटल कैपेसिटी है उससे 5% से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। मेमो में विश्वविद्यालय को विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने को कहा गया है। इसने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उन्हें प्रवेश मिलने में दिक्कत हो सकती है। वीजा संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी किए इस 10 सूत्रीय मेमो का शीर्षक उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए एक समझौता इस नाम से है। यह मेमो विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन विभागों में सुधार करने का निर्देश दिया गया है जो रूढ़िवादी विचारों को नीचे दिखाता है। व्हाइट हाउस ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि इन 9 विशिष्ट विद्यालयों को ही क्यों चुना गया है। ट्रंप ने यह फरमान ऐसे समय दिया जब भारी भरकम टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते में तनाव है। अमेरिका में भारतीय सामानों पर 50% ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के कारण लगा दिया गया। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की मंशा जो है वो भारत को ट्रेड डील कराने के लिए झुकाना है। भारत किसी भी तरह से अमेरिका के फायदे वाली ट्रेड डील को तैयार नहीं है। वह दोनों देशों के फायदे वाली डील की हिमायती है। टैरिफ के अलावा H-1B वीजा फीस भी बेतहाशा बढ़ोतरी की है, जिसने ट्रंप ने एक तरह से भारत को करारा झटका दिया। अब यह ताजा कदम भारत को संकेत देता है कि अमेरिका अपने प्रशासनिक और वीजा नियमों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कड़ा कर सकता है। भारत के लिए इस मायने यह है कि उसे अमेरिका शिक्षा बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने और देश के भीतर ही अपने उच्च शिक्षण संस्थाओं को विश्वसनीय बनाने पर जोर देना होगा, ताकि प्रतिभा पलायन को रोका जा सके और छात्रों के लिए घरेलू विकल्प मजबूत हो। ये तो कहानी का एक पहलू है, लेकिन जब ट्रंप साहब जनरेशन जेड पे लगातार हमलावर हुए हैं, ऐसे में जो तकलीफ है भारत को वो ये है कि भारत के विदेश मंत्री ट्रंप के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के तेल खरीदने और ट्रेड डील को लेकर भारत से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संकेत दिए कि तनाव के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत है और जल्द दोनों देश मिलकर कोई हल निकालने वाले हैं। जयशंकर ने बताया कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि व्यापार वार्ताओं के दौरान अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर कुछ टैरिफ लागू किए। भारत इन टैरिफों को सार्वजनिक रूप से अनुचित बताता आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदी को लेकर भी एक प्रकार का टैरिफ लागू किया गया। जयशंकर के मुताबिक अन्य देशों ने, जिनके रूस के साथ संबंध भारत की तुलना में अधिक जटिल है, फिर भी ऐसे खरीदार की उन्होंने जोर देकर कहा
कि इन सभी मुद्दों का समाधान आवश्यक है। भारत इन पर सक्रियता से काम कर रहा है। इसी भारत ने रूस के अपने तेल व्यापार की पहले की तुलना में कम करने के संकेत दिए हैं। एक तरफ अमेरिका भारत पे लगातार दबाव बना रहा है। रशिया लगातार इस बात की अहमियत कर रहा है कि रशिया कह रहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है। हम भारत के साथ बाकी भी व्यापार करने को तैयार हैं। भारत को अपना दोस्त मानता है। ऐसे में हमारे जयशंकर ने कहा कि अब हम धीरे-धीरे रूस से तेल भी इंपोर्ट करना कम कर रहे हैं और अमेरिका से हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं। जयशंकर ने इसके अलावा ये भी जानकारी दी कि इस साल क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की 2 महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पहली बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के तुरंत बाद हुई थी। उन्होंने क्वाड की स्थिरता और सक्रियता को रेखांकित करते हुए कहा कि क्वाड आज भी जीवित और प्रभावी है। वर्तमान चुनौतियों का संतुलन और जिम्मेदारी मूल्यांकन आवश्यक है। हमें ना तो समस्याओं की पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए, ना ही उन्हें अत्यधिक भयावह मान लेना चाहिए। अपने भाषण के अंत में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात को बल दिया कि वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवाद समझौते को निरंतर बनाए रखना अत्यावश्यक है। भारत इसी सोच के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका बना रहा है और आप ये जयशंकर का वीडियो भी सुन सकते हैं। This year, we've had 2 meetings of Quad foreign ministers, which one in January. In fact, it was the first meeting after the Trump administration came to power, and one in July. Quad has a sort of a bureaucratic structure at different levels, in different dimensions. People engage with each other. That continues. So Quad is alive and Quad is well. I want to make that point. Again, when times are turbulent, when there are challenges, it's important to read both the landscape in a responsible manner and to assess that particular problem in the context of that landscape. So I would caution against both extremes, either complacency or denial and saying the problems don't exist and everything is okay, or to suggest that things are catastrophic when they are not. कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि हमारे यहाँ एक बार मुझे याद है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में ही कब किसी कॉन्क्लेव में बात करते, तो इस सरकार की, केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाते थे कि कोई भी मंत्रालय एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं है और पॉलिसी पैरालिसिस है। ये शब्द उनका था, पॉलिसी पैरालिसिस। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं किसानों का किसी भी हालत में, चाहे व्यक्तिगत मेरा नुकसान हो, मैं किसानों का अहित होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय, वो कपास और सोयाबीन तेल के लिए अमेरिका के उत्पादकों को भारत का मार्केट खुलाकर हमारे किसानों की मतलब मर्सिया लिख चुका है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं हमारे कि हम जहां पेट्रोल सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे, हमें कोई देश डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम पेट्रोल कहां से लेंगे। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि रशिया भले ही हमको सस्ता पेट्रोल दे रहा हो, लेकिन रशिया से हम पेट्रोल अब कम करेंगे और हम पेट्रोल जो है अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे। वैसा देखा जाए तो अमेरिका का जो तेल हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारे कई देशों से, अफ्रीका से भी खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, हमारा बुके बड़ा है, कई देशों से खरीदते हैं। उसमें सबसे महंगा तेल यदि हमको कोई बेचता है तो अमेरिका बेचता है और सबसे सस्ता तेल कोई हमको बेच रहा है तो रशिया बेच रहा है। लॉजिस्टिकली भी जो तेल अमेरिका से आता है वो ज्यादा उसके खर्चे हैं वहां से भारत आने में, और रशिया से जो तेल आता है उसके खर्चे कम है, लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर भी कम है। कुल मिलाकर यदि रशिया से तेल लाना हमने कम कर दिया तो हम एक घाटे का सौदा कर रहे हैं। और पेट्रोलियम मंत्री सस्ते तेल की बात करते हैं, विदेश मंत्री अमेरिका से तेल लेने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसानों को अहित न होने दूंगा इसके लिए गारंटी देते हैं, और वाणिज्य मंत्रालय किसानों का अहित करते हैं। सही मायने में वर्तमान केंद्र सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है। कोई मंत्रालय किसी भी
एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ऐसे चलते नुकसान भारी मात्रा में भारत का हो रहा है। देखते हैं कि जहां जनरेशन जेड, जेन ज़ी पे सीधा हमला है, उस पे सरकार कैसा रिएक्ट करती है। हमारे देश में आज एजुकेशन की ये स्थिति हो गई है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, संघ चालक जो जिनको बहुत बड़ा क्रांतिकारी पुरुष प्रधानमंत्री ने अपने लेख में बताया है। उन्होंने ही बताया, उन्हीं मोहन भागवत का वक्तव्य है कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों आम आदमी के बाहर पहुँच के बाहर चली गई है। आज हमारे यहाँ गिने-चुने आईआईटीज़ है, गिने-चुने आईआईएम्स हैं और वहाँ लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बन भी नहीं सकते क्योंकि सीटें कम हैं। ऐसे में लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, रशिया जाते हैं, कई पूरे विश्व में कई जगह लोग भारत की जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। लेकिन अमेरिका में जो भारतीय विद्यार्थी जाते थे, अब उनके लिए भी एक चुनौती हो गई। अब ऐसे में हमारा भारत क्या करेगा? जनरेशन जेन ज़ी को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? या फिर उन्हें भी त्याग करने की बात कहेंगे? प्रधानमंत्री सबको त्याग करने की बात कहते हैं, किसानों को भी कहते हैं आप त्याग करिए, युवकों को करते हैं आप त्याग करिए, भारत संकट में है। और जब त्याग करने की बात आती है, तो हमारे जयशंकर जी भारत को उनके अमेरिका के कदमों में जाके लिटा देते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।